हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ट्विन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमें एयरक्राफ्ट दिखाया जाता है जो कि साउथ पोल की तरफ जा रहा था। इस एयरक्राफ्ट के अंदर कर्नल बर्टन की पूरी टीम थी, जिनमें जायान भी था, जो सभी से पूछ रहा था कि साउथ पोल में हम किस मिशन पर जा रहे हैं। वायरस सबसे पहले अंटार्कटिका में पाया गया था। मुझे लगा नहीं था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी वहाँ जा भी पाऊंगा। बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि उसे वो जगह देखने का मौका मिल रहा है जहाँ पर स्टार वायरस की शुरुआत हुई थी। स्टार वायरस सबसे पहले फैलने वाला स्टेबल वायरस है जिससे ज़ोंबी वायरस की शुरुआत हुई थी। इसी पर स्टडी करके बाकी सभी वायरसेस को ठीक किया जा सकता है, और अगर ज़ोंबी वायरस या किसी भी और वायरस का क्योर ढूंढना हो तो इसी से ही उसका आंसर मिलेगा। जाओयान को भी अपने X2 वायरस को स्टेबल करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। को इतना एक्साइटेड देखकर मार्क बोलता है, आखिर ये कैसे एक्सप्रेशन हुए? तुम्हें तो अभी तक मिशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम ऐसे एक्साइटेडली हमारे साथ आ रहे हो। तुम देखने में एक रिसर्चर कम बल्कि टास्क फोर्स के सोल्जर ज़्यादा लग रहे हो, क्योंकि वही इस तरह बिना सोचे समझे मिशन पर जाते हैं। में वहाँ चैन आकर बोलती है, शायद इसलिए कि ये मिशन बहुत अर्जेंट था, हमारे पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था। इसी वजह से कर्नल बर्टन को भी तुम्हें इस बारे में बताने का मौका ही नहीं मिला होगा। चलो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। कर्नल लूथर की इंटेलिजेंस के मुताबिक हाईली चांसेस हैं कि टिटल सर्च वालों ने बेस वाली जगह पर आइस को पिघलाने के लिए एक बॉम्ब लगा रखा है। बेस पूरे का पूरा आइस पर बना है। आइस के मेल्ट होते ही वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। वहाँ उसका नामो निशान भी नहीं बचने वाला। तो इस बार हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जितना पॉसिबल हो सके हमें अंटार्कटिका वाले बेस को खाली करना है। फिर जायन थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, अगर ऐसा हुआ तो हमारे स्टार वायरस पर की हुई सारी की सारी रिसर्च भी बर्बाद हो जाएगी। तो सेंट्रल साइंस एकेडमी ने अपनी सबसे बड़ी रिसर्चर की टीम को क्यों नहीं भेजा ताकि वो स्टार वायरस के पूरी तरह तबाह होने से पहले उस पर एक लास्ट बार रिसर्च कर पाए। इस पर चेन जायान की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, ऐसा करने के लिए यहाँ तुम हो, यानी कि पूरी टीम नहीं बल्कि अकेले तुम्हें ही यहाँ स्टार वायरस पर फाइनल रिसर्च करने के लिए लाया गया है। ये सुनकर जायान तो काफी ज्यादा चौंक गया कि तुमने अभी अभी क्या बोला? क्या तुम्हारा मतलब मैं ऐसा करने वाला हूँ? ये चीज़ तो बिल्कुल ऐसे थी जैसे जायान का ड्रीम सच हो चुका हो। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसे स्टार वायरस पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा। साथ ही उसे इस बात का भी आइडिया था कि ऐसा करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला। टाइम कम है और मुझे बहुत सी रिसर्च करनी है इस पर। क्या मैं बस इतने थोड़े से टाइम में इतनी बड़ी सक्सेस अचीव कर भी सकता हूँ? उसे खुद पर डाउट हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को मोटिवेट करता है कि हाँ, मैं ऐसा कर ही लूँगा। थोड़ी ही देर में एयरक्राफ्ट अंटार्कटिका वाले बेस पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर लैंड नहीं कर पाता क्योंकि लैंड करने वाली जगह को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिस वजह से क्राफ्ट के अंदर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि हम लैंड नहीं कर सकते, इसीलिए आप सभी को इमरजेंसी लैंडिंग के थ्रू यहाँ से जंप करके ही नीचे जाना होगा। वो सभी रस्सी को पकड़े क्राफ्ट से नीचे जंप कर देते हैं। पर कर्नल बर्टन जायन को लेकर नहीं आया था, लेकिन नीचे आने के बाद वो जायन के आने का वेट करते हैं। हम देखते हैं जायान को भी ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वो काफ़ी कूल वे में दूसरे सोल्जर्स की तरह रोप को पकड़े नीचे आ गया। ये देखकर तो मुझे फर्स्ट टाइम वाला सीन याद आ गया, जब पहली बार कर्नल बर्टन ने जायन को कमर से पकड़कर अपने बिल्कुल क्लोज किया और खुद से उठाते हुए उसे नीचे लेकर आए थे। लेकिन अब पहले वाला वीक सा सोल्जर अब बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट बन चुका है। जैसे ही जायन ने सामने देखा तो अपने सामने कर्नल को खड़ा देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि कर्नल काफ़ी प्राउड वे में उसे देख रहे थे। सभी के आने के बाद कर्नल उनके आगे चलते हुए बाकी सभी को भी चलने का बोलते हैं। हम जायन को देखते हैं जिसने इस टाइम एक हैवी बैग उठा रखा था, लेकिन पहले की तरह उसे ये इतना हैवी नहीं फील हो रहा था। पहले तो छोटी से छोटी चीज़ उठाना भी उसके लिए मुश्किल होता था, तो कर्नल सभी चीज़ों में उसकी हेल्प किया करते थे। उसे खुशी थी कि इस बार वो टीम पर बोझ नहीं बना, बल्कि अपनी ताकत के साथ वो टीम को फॉलो कर सकता है। ये पहली बार था जब उसने ना तो किसी डेस्टिनेशन के बारे में सोचा और ना ही उसे इस बात की फिक्र थी कि उसे वहाँ पर क्या करना होगा, बल्कि वो बस सिंपली कर्नल बर्टन को फॉलो करना चाहता था।
जबकि उसे पूरी तरह से बिलीव था कि इस पर्सन के साथ होने से मुझे कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही वो बेस के अंदर पहुंचे तो देखते हैं कर्नल लूथर की टीम काफ़ी तेज़ी से सामान को बाहर निकाल रही थी। कर्नल लूथर जल्दी से आगे बढ़ते हुए कर्नल बर्टन को पूरी सिचुएशन के बारे में बताने लगते हैं। बेस में मौजूद सभी की सभी पर्सनल चीज़ों को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है, सर्चर डाटा भी ढूंढ लिया और साथ ही हम उसे इनक्रिप्ट भी कर चुके हैं, यानी कि अब डाटा रिसर्च करने के लिए बिल्कुल रेडी है। उस पर जितने भी पासवर्ड या प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर्स थी सभी की सभी ये ओपन कर चुके हैं। स्टार वायरस पर जितनी भी रिसर्च थी उन सभी को हमने एक जगह पर कलेक्ट करके सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो मेजर जनरल की भेजी हुई वो टीम कहाँ है जो इस पर रिसर्च करने वाली है? मैं खुद से पर्सनली इस लास्ट रिसर्च में उन्हें गाइड करना चाहता हूँ। सुनकर कर्नल बर्टन उसे जायन के बारे में बताते हैं कि ये सेकंड लेफ्टिनेंट जायन है। पर जायन भी जल्दी से कर्नल हेक्टर को सल्यूट करते हुए बोलता है, मेजर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट जायन हूँ सेंट्रल साइंस एकेडमी से। मैं यहाँ स्टार वायरस पर रिसर्च करके इसे और भी आगे बढ़ाने आया हूँ। यानी कि जायन का मिशन था कि उसे स्टार वायरस पर रिसर्च करनी है और फिर उस पूरी रिसर्च के रिजल्ट और रिसर्च को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड बिना किसी मिस्टेक के। ये सुनकर कर्नल हेक्टर तो चौंके और थोड़ा गुस्से से बोलते हैं, कर्नल बर्टन आखिर यहाँ क्या चल रहा है? स्टार वायरस पर रिसर्च करने का ये आखिरी मौका है, इसके अलावा हमें कोई और चांस नहीं मिलने वाला। कर्नल के ऐसे रिएक्शन पर जायन भी थोड़ा घबरा गया। वो बेचारा पहले से ही डिमोटिवेट था और अब ये देखकर तो वो और भी डिमोटिवेट हो जाता है। कर्नल हेक्टर बस यहीं पर ही नहीं रुकते, इस बार तो वो और भी ज्यादा गुस्से में जायन की तरफ पॉइंट करके कर्नल से बोलते हैं, इसकी बजाय आपको रिसर्च करने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी टीम भेजनी चाहिए थी। अगर पूरी की पूरी टीम नहीं भी थी तो एट लीस्ट कोई एक ऐसा शानदार ऑफिसर ही भेज देते जो कि कैप्टन लेवल या उसके ऊपर के लेवल का होता। ये सिर्फ एक सेकंड लेफ्टिनेंट कैसे हो सकता है जिसे कि इस पर फाइनल रिसर्च करने का मौका मिल रहा हो? इस पर कर्नल बर्टन कामली रिप्लाई करते हैं, जो पर्सन यहाँ आया है मैं सिर्फ इसी को ही प्रोटेक्ट करता हूँ, ना कि किसी और को। ओह, कर्नल सबके सामने ये एडमिट कर रहे हैं कि जायन उनके लिए स्पेशल है। सुनकर जायन तो बस कर्नल की तरफ देखता ही रह गया। दूसरी तरफ कर्नल हेक्टर भी बिल्कुल चुप कर गए। उन्हें समझ ही नहीं लगती कि अब वो कर्नल बर्टन को इस बात पर क्या बोले। इससे मेरे ख्याल से कर्नल हेक्टर का थोड़ा वर्ड होना बनता भी था, क्योंकि वो अभी तक जायन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। अब वो कुछ और नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम है। तो फाइनली वो इसी के साथ ही आगे बढ़ने का डिसाइड कर लेता है। मैं वहाँ लिफ्ट पहुँच गई। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन हुआ तो कर्नल हेक्टर साय करते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगे और साथ ही उन दोनों को भी अपने साथ आने का बोलते हैं। लिफ्ट काफ़ी तेज़ी से नीचे जाने लगी, जहाँ पर कर्नल हेक्टर जायन से ये ज़रूर बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। आई होप तुम इस लास्ट अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करोगे। फिर आइडेंटिटी कंफर्मेशन के बाद लैब का डोर ओपन करके अंदर जाते हुए पूछते हैं, तुम्हारे लिए नंबर 1 टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, तुम वहाँ जाकर रिसर्च स्टार्ट करो। ये सुनकर जायन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि फाइनली वो मोमेंट आ ही गया और वो स्टार वायरस पर रिसर्च करने वाला है। कर्नल हेक्टर तो एक ही टर्मिनल ओपन करने लगे थे, लेकिन कर्नल बर्टन ने उसे सभी के सभी टर्मिनल्स को ओपन करने का बोला। इस पर कर्नल हेक्टर थोड़ा चौंक गए कि तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन फिर कर्नल बर्टन के कमांड को फॉलो करते हुए सभी टर्मिनल ओपन कर देते हैं। तरफ जायन जल्दी से जाकर सीट पर बैठ गया और फौरन से खुद को टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर लेता है। कर्नल बर्टन उसके पास ही खड़े हो गए और काफ़ी कॉन्फिडेंटली उसे देखने लगते हैं, जैसे कि उन्हें जायन पर पूरा बिलीव हो कि वो कर ही लेगा। हाँ, ऐसा था भी, वो तो जायन को अच्छे से जानते हैं और उन्हें अपने जायन पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं। टर्मिनल के साथ कनेक्ट होते ही जायन ने तो स्माइल करते हुए पूरी स्पीड के साथ रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। टाइम उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे अपनी पूरी लाइफ में ऐसा करने का एक ही मौका मिला है। अगर मैंने इसे खो दिया तो मैं हमेशा ही इस बात पर पछताता रहूँगा।
मैं यहाँ पर कोई भी मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे हर हाल में सब कुछ ठीक करना है। में कर्नल हेक्टर पीछे मुझे टर्मिनल पर कुछ देखते हुए काफी ज्यादा चौंके। उन्हें तो बिलीव ही नहीं होता कि आखिर ये क्या है, क्योंकि ज़ाया ने सिर्फ 3 ही सेकंड्स में पिछले हुए सभी के सभी रिसर्चेस के रिजल्ट को एक्सेस भी कर लिया था। बस इतना ही नहीं, इतने थोड़े से टाइम में उसने पिछले 10,000 साल पुराने वायरस के डाटा को निकालना शुरू भी कर दिया। टर्मिनल के इस डाटा को देखकर वो तो फौरन से ज़ायान को देखने लगा कि क्या सच में इस पर्सन का ब्रेन एक ह्यूमन ब्रेन ही है ना। ये देखकर उसे आइडिया हो चुका था कि आखिर ज़ायान क्या कर सकता है और कर्नल बर्डन उसे लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। इतने में बेस के ऊपर अटैक होना स्टार्ट हो गया। इस वजह से लैब के अंदर भी वार्निंग अलार्म चलने लगता है कि बेस पर अटैक हुआ है, जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकले। इस अटैक से एक बार तो पूरी लैब ही हिल गई, जिससे कर्नल हेक्टर थोड़ा वर्रिड हो जाते हैं। दूसरी तरफ कर्नल तो अपनी जगह से नहीं हिले थे और ज़ायान बिना रुके बस कंटिन्यूसली रिसर्च स्टार्ट रखता है। बल्कि रुकना तो दूर की बात, वो तो पहले से भी कहीं ज़्यादा फास्टली मूव करने लगता है, क्योंकि बस यही एक रास्ता था जिससे उसे अपने सभी के सभी आंसर मिल सकते हैं। अपने बनाए हुए एक्स-2 को कंप्लीट करने के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए वो सभी उसे यहाँ से मिलेगा। इसके साथ साथ अगर उसे एक्स वायरस को ठीक करना है तो उसके लिए उसे जितने भी आंसर्स चाहिए थे वो सभी के सभी इसी डाटा में ही छुपे हुए थे। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।